अखिलेश जी नमस्कार। धर्मेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार और जय हिंद सभी साथियों को। और मैं तिवारी सर का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक मौका दिया है आपसे रूबरू होने का, बातचीत करने का। तो कुछ सवाल जो आपके रहेंगे आप चैट विंडो में टाइप कर दीजिए, जो कि फिर सेशन के बाद में मैं उसके जवाब देते रहूंगा। वैसे ज़रूरत पड़ना तो नहीं चाहिए आपको, पर फिर भी आपके दिलो दिमाग में कोई क्वेश्चन उठता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और टाइप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि ये वाला सेशन पर्टिकुलरली जो रखा गया है ये आर्मी में परमानेंट कमीशन के लिए है। नेवी और एयरफोर्स का हम अगला सेशन जो अगले सैटरडे होगा उसमें करेंगे। क्योंकि ये सेशन सिर्फ परमानेंट कमीशन के लिए है, पर तिवारी सर की इजाज़त के बगैर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन को भी इंक्लूड करूँ या ना करूँ। तिवारी सर, कैन यू प्लीज़ परमिट मी? या प्लीज प्लीज डू। इनफैक्ट मैं कहने ही वाला था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो परमानेंट कमीशन, सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, इमरजेंसी कमीशन, इन शब्दों को नहीं जानते हैं। तो जरा उनके जी बारे में सर। बताइए और प्लीज बताइए। हाँ। जैसे सर ने मुझे आदेश दिया है कि परमानेंट कमीशन का मतलब ये होता है कि आप पूरे समय तक अपने सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में दे सकते हैं। जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है वो 10+4 मतलब 10 साल, और उसके बाद में 4 साल का एक्सटेंशन मिलता है। और कर्नल पठानिया सर, वेलकम सर। म्यूट तिवारी सर, सैनिक म्यूट पर सैनिक हैं वो। समाज पार्टी इज एक्चुअली कर्नल पठानिया। ओ पठानिया सर, आप अनम्यूट अनम्यूट कर दीजिए आपको। हाँ, थैंक यू। पठानिया, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। Sir, Tiwari sir is in US, and his team, this OnePrastha, they Oh, organize a lot of good seminars for all career oriented. that's wonderful. हाँ, राइट। तो पठानिया सर, अब आप अनम्यूट कर दीजिए क्योंकि वो फिर माइक की आवाज आती है। Okay. थैंक यू। हाँ, तो परमानेंट कमीशन का मतलब ये है कि 55 से 58 साल की उम्र तक आप डिफेंस में सर्विसेज दे सकते हैं। जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो 10 साल प्लस 4 साल एक्सटेंशन, मतलब 14 ईयर्स तक आप डिफेंस सर्विसेज में सर्विस दे सकते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि एनडीए की एग्जाम है, यूपीएससी कंडक्ट करती है। और पिछले साल से इसमें लड़कियों को भी अलाउ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि लड़कियां भी एनडीए की एग्जाम दे सकती हैं। और पिछला वाला अगर एनडीए का रिजल्ट हम देखें तो टॉप 10 में से टॉप 9 जो थी वो लड़कियां थी, और 10th नंबर पे एक लड़का था। तो आंचल अपने साथ में है, जो कि पता नहीं अब क्या एज ग्रुप है, बट ये ध्यान में रखिए आप सब लड़के लोग कि लड़कियां पढ़ने में ज़्यादा सिंसियर और सीरियस होती है, और सोशल मीडिया पे भी टाइम कम वेस्ट करती है, तो वो हर एग्जाम्स में टॉप कर रही है। जैसे अभी यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का भी रिजल्ट आया है, तो उसमें भी अगर आप टॉपर्स देखेंगे तो लड़कियां ही ज़्यादा निकली है। एनडीए के एग्जाम के बारे में मैं जानकारी देता हूँ कि 16.5 साल से लेके 18.5 साल, 16.5 टू 18.5 के बीच में आप एनडीए की एग्जाम दे सकते हैं। 11th पास करने के बाद में जब आप 12th में जाते हैं तब आपका पहला मौका बनता है एनडीए की एग्जाम देने का। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो यूपीएससी की वेबसाइट पे आती है वो जून के महीने में आती है, और एग्जामिनेशन जो है हमेशा फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर को होती है। ये एग्जाम साल में 2 बार होती है। तो दूसरी बार जब होगी अ, वो है कि आप दिसंबर में अप्लाई करेंगे, और अप्रैल के सेकंड संडे को ये एग्जाम होगी। ये एग्जाम मुख्यतः इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला ये है मैथमेटिक्स,
इसमें 11th और 12th लेवल का मैथ्स आता है। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि पीसीएम जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, वो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। अप्लाई करने के लिए कॉमर्स और बायो वाले भी करते हैं, बायोलॉजी वाले भी, पर उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर उनका मैथमेटिक्स नहीं है। तो पहला पेपर है मैथ्स का 300 मार्क्स का, जो कि 11th और 12th स्टैंडर्ड का होता है। और नॉर्मली सीबीएसई की बुक्स इसमें ज़्यादा काम में आती है। और रूल ये है कि जिस कैंडिडेट ने मैथ्स का पेपर पास किया है, उसी का अगला पेपर भी चेक होता है। तो अब हम आते हैं सेकंड पेपर पे, जो कि 2 पार्ट्स में है। पहला है इंग्लिश, जो 200 मार्क्स का है, और जीके, जो कि 400 मार्क्स का है। इंग्लिश जो है, उसके लिए आपको आपकी रीडिंग हैबिट्स और हॉबीज बहुत डेवलप करना पड़ेगी, क्योंकि ऐसी कोई प्रिस्क्राइब्ड बुक्स नहीं होती है जिसके ज़रिए आप किसी भी भाषा को सुधार सकें। और जीके, जो कि 400 मार्क्स का है, ये जीके को अगर आप देखेंगे तो एनडीए के नोटिफिकेशन में पेज नंबर 22, जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, पेज नंबर 22 ऑनवर्ड्स पूरा डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है, जिसमें शिव सर, गुड इवनिंग। जो 400 मार्क्स का डिटेल्ड सिलेबस जो दिया है, उसमें परसेंटेज वाइज भी दिया हुआ है कि फिजिक्स कितने परसेंट आएगा, जो कि 25% है 400 मार्क्स में से। केमिस्ट्री कितना परसेंट आएगा, बायोलॉजी कितना परसेंट आएगा, ज्योग्राफी कितना परसेंट आएगा। और ये जो 400 मार्क्स है, ये 7 to 10th लेवल का होता है। कई बच्चे इसमें ये गलती ज़रूर कर जाते हैं कि वो सोचते हैं कि 12th के बेस पे वो एनडीए क्लियर करेंगे। नहीं, जो 400 मार्क्स का जो जीके है, वो 7 to 10 स्टैंडर्ड का होता है। मैंने आपको बताया कि एनडीए के एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट संडे, जैसे अभी 4 सितंबर को एग्ज़ाम है, और 2023 में यही एग्ज़ाम 9 अप्रैल 2023 को है। अगला जो ये जो ऑप्शन है एनडीए का, ये बॉयज़ और गर्ल्स, लड़के-लड़कियों दोनों के लिए है। तो गर्ल्स भी ये बेनिफिट इसका उठा सकती हैं। पर दूसरा जो मैंने चैट विंडो में भी टाइप किया है, अनीश के लिए भी और बाकी सब आप लोग के लिए भी, सिद्धार्थ के लिए भी, कि लड़कों के लिए 2 और ऑप्शन होते हैं। वो दोनों ऑप्शन जेईई मेंस, जो कि आईआईटी एंट्रेंस के लिए होता है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। पहला ऑप्शन है आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम, और दूसरा ऑप्शन है नेवी बीटेक एंट्री स्कीम। तो ये दोनों जेई के ऊपर बेस्ड हैं। नेवी ने तो 5 साल पहले ही जेई के ऊपर बेस कर लिया था, पर आर्मी ने पिछले साल से जेई के ऊपर बेस्ड ये इंटरव्यूज रखे हैं। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था नेवी का, दैट वाज अबाउट 85 परसेंटाइल इन जेई मेंस। और आर्मी ने तो चूंकि जस्ट स्टार्ट ही किया था, तो कट ऑफ बहुत ही लो गया था। इवन 15-20% भी जिसके आए थे, उनको एसएसबी कॉल जरूर आ गया था। पर ये जो जेई मेंस के ऊपर बेस्ड है, ये बेनिफिट अभी गर्ल्स को नहीं है। अब मैं फिर से नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ जा रहा हूँ कि जब आप एनडीए के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको 4 चॉइसेस मिलती है। पहला है आर्मी, दूसरा है एयरफोर्स। एयरफोर्स में एक सब चॉइस और है, जो कि ग्राउंड ड्यूटीज का है। फिर तीसरा आता है नेवी के लिए। नेवी के 2 क्लियर ऑप्शंस आते हैं। पहला है इंडियन नेवी और दूसरा है नेवल एकेडमी। दोनों इक्विवेलेंट है, फर्क कुछ नहीं है। जो एनडीए नेवी अप्लाई करता है, वो एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में 1 साल नेवल एकेडमी, जो कि केरला में है, वहाँ जाता है। और जिसने नेवल एकेडमी के लिए डायरेक्टली अप्लाई किया है, वो चारों साल नेवल एकेडमी में ही पूरी ट्रेनिंग करता है। उसी तरह से जब हम आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के ऊपर आते हैं, तो आर्मी टीएस ये इस साल से जेई के ऊपर बेस्ड हो गया है। इसके लिए मैंने कई सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में भी लिखे थे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी सबको मैसेजेस भेजे थे, पर कई बच्चे
इससे अवगत अभी भी नहीं है। तो शिव सर और तिवारी सर की मदद से हम बच्चों को ये अवगत करा पा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। जो आर्मी टीएएस है उसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, पर ये जेई के ऊपर बेस्ड होगा और एसएसबी इंटरव्यू जब आप क्लियर करेंगे तो आपकी 1 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में होती है। 1 साल की उस ट्रेनिंग के बाद में आप आर्मी के जो स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें आपकी बीटेक की प्लस मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। जिसमें पहला कॉलेज है मऊ में, मेरे बिल्कुल घर के पास में। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है उसका नाम। वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको बीटेक कराया जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जो कि पुणे में है, पर वो एनडीए से एक बिल्कुल अलग कोने में है। पुणे में है पर कोने में है, दोनों अलग-अलग दिशाओं में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जो पुणे में है, उसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक होता है। और तीसरा जो आर्मी का कॉलेज है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये है सिकंदराबाद में और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है। जो 10+2 नेवी बीटेक जो कि जेई के ऊपर ही बेस्ड है, उसमें आपका बीटेक जो है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में होता है और वो इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला केरला से होता है। ये दोनों ऑप्शंस गर्ल्स के लिए अभी फिलहाल नहीं है। एक बात जरूर है कि एनडीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है 12th अपीयरिंग जो बॉयज एंड गर्ल्स है उनके लिए। बाय चांस आप अगर उसको मिस करते हैं तो जेई के ऊपर बेस्ड आप आर्मी टीएस और नेवी बीटेक एंट्री में भी जा सकते हैं। एक मान्यता है लोगों में कि एनडीए इज द बेस्ट। वेल या इट इज रैंक्ड 8th इन द वर्ल्ड, रियली गुड, बट by any entry if you become an officer, whether it is army TAS or navy btech or cds or the other options which I'll be covering later, after becoming an officer your performance matters a lot. जैसे अभी कैप्टन उत्सव हैं जो कि टीएस एंट्री के हैं और एनडीए में एज ए इंस्ट्रक्टर उन्होंने 6 जून को रिपोर्ट करना है। तो एज एन ऑफिसर आप परफॉर्म कैसे करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि आप कौन सी एंट्री से गए हैं। हाँ, एनडीए की एंट्री में बेनिफिट ये होता है कि वो ट्राई सर्विस है तो आर्मी नेवी एयरफोर्स में आपका एक बहुत अच्छा सामंजस्य बन जाता है और एनडीए का उद्देश्य भी यही था कि जॉइंट सर्विसेज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। सिद्धार्थ, आई विल बी कवरिंग एसएसबी इंटरव्यू लेटर, राइट। इसके बाद में आते हैं आपके पास में ग्रेजुएट लेवल के ऑप्शंस, जिसमें कि पहला फिर से हम यूपीएससी की ही एग्जाम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए जाते हैं। अब जब आप सीडीएस का नोटिफिकेशन जो कि अभी निकला हुआ है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती है। पहला तो यह है कि सीडीएस के थ्रू नेवी में सिर्फ इंजीनियरिंग बॉयज ही अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर कोई इंजीनियरिंग करता है, जैसे मैंने अनीश को भी बोला कि आगे चल के वो इंजीनियरिंग करे या सिद्धार्थ ने भी अपने 12th के बाद में इंजीनियरिंग करना चाहिए, तो सीडीएस के थ्रू नेवी में सिर्फ इंजीनियर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस के थ्रू आर्मी में आपका ग्रेजुएशन का जब लास्ट ईयर होता है, जो भी कोई ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, जैसे इंजीनियरिंग 4 साल का है तो जब आपका 4th ईयर स्टार्ट होने वाला है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए किया है तो जब आपका 2nd ईयर खत्म होता है तब आप इमीडिएटली सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से आप एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए भी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से सीडीएस पे आ रहा हूँ कि सीडीएस में 3 ऑप्शंस में नेवी के लिए तो सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए कोई भी अप्लाई कर सकता है। और लास्टली एयरफोर्स के लिए सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं बॉयज जिन्होंने जिनका 12th में पीसीएम था और उन्होंने डिग्री भी साइंस बैकग्राउंड से की हो। अब मैं डिग्री साइंस बैकग्राउंड से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे एनडीए में ऑप्शन है ग्राउंड ड्यूटीज का, वैसे सीडीएस में ग्राउंड ड्यूटीज का ऑप्शन नहीं है। आप सीडीएस के थ्रू सिर्फ
फ्लाइंग ब्रांच में ही जा सकते हैं। और फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्या होता है कि जब आपकी पीएफटी प्री फ्लाइंग टेस्ट होती है एयरफोर्स एकेडमी में हैदराबाद में, तो पीएफटी 1 में आपका पासिंग परसेंटेज जो है वो 80% होता है उस एग्जाम में, और उसमें बहुत हाई लेवल का फिजिक्स और मैथ्स होता है। इसलिए मान लो किसी का फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री था 12th में, बट आगे चल के उसने बीबीए या बीएससी या बीकॉम कर लिया है, तो उसको एयरफोर्स एकेडमी में बहुत प्रॉब्लम होता है, और फिर वो पीएफटी प्री फ्लाइंग टेस्ट जो है वो पास नहीं कर पाते हैं वो बॉयज, और फिर उनको ग्राउंडेड कर दिया जाता है। अ, तीसरा ऑप्शन जो आर्मी का है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि बॉयज जिन्होंने बीए बीकॉम बीएससी किया है वो अपने लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स वेट करते रह जाते हैं, जैसे एनडीए के लिए भी वो सोचते हैं कि 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आप 12th के दौरान आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही सीडीएस और एफकैट के लिए आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में परमानेंट कमीशन के लिए एक और ऑप्शन आता है बॉयज के लिए, जिसको टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स कहा जाता है, टीजीसी। स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स हैं जो कि आर्मी की वेबसाइट पे अभी टीजीसी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जिसमें कि जो जो अभी लास्ट सेमेस्टर ग्रेजुएशन किया है, मतलब बीटेक किया है या बीई किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है या बीटेक किया है, और उसके कट ऑफ परसेंटेजेस भी ब्रांच वाइज अलग अलग निकलते हैं। तो उसके लिए भी आपका जब 8 सेमेस्टर चालू होने वाला रहता है या 8 सेमेस्टर जब खत्म हो जाता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स भी परमानेंट कमीशन है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पूरी सर्विस तक 58-55 की एज तक आप इंडियन डिफेंस सर्विस में, आर्मी में सर्व कर सकते हैं। तो परमानेंट कमीशन के बॉयज के लिए जो जो ऑप्शंस हैं, पहला है एनडीए, दूसरा है आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम, तीसरा है नेवी बीटेक एंट्री स्कीम, और चौथा है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, राइट। खुशबू, जो एज मैंने बताई थी वैसे, पर फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि एनडीए के लिए अप्लाई करने की जो एज है वो 16.5 से लेके 18.5 है। मैं उसको टाइप भी कर देता हूँ। तो ये हो गए आपके सारे परमानेंट कमीशन के लिए जो जो ऑप्शंस है। अब मैं आ रहा हूँ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। गर्ल्स के लिए जो परमानेंट कमीशन है वो फिलहाल अभी सिर्फ एनडीए के थ्रू है, और नेवी कई बार उनको परमानेंट कमीशन दे रही है, पर उसके लिए उनका बीटेक में 85-90% से ऊपर होना चाहिए, और एयरफोर्स भी कई बार परमानेंट कमीशन दे रही है अलग अलग स्ट्रीम से। एक परमानेंट कमीशन मैं फिर से जो छूट गया था बता रहा हूँ कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटीज में बॉयज के लिए परमानेंट कमीशन है। एफकैट की एग्जाम का भी ऐसा है कि लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एक फिर से गलतफहमी जो नॉर्मली स्टूडेंट्स में रहती है एयरफोर्स को लेके, वो ये है कि 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। एफकैट में जो ग्राउंड ड्यूटीज है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसके लिए पीसीएम होना ज़रूरी नहीं है। आप बायो बैकग्राउंड से हैं या आप इवन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो बॉयज़ जो हैं वो इसमें परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीसीएम होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तीसरा जो एक परमानेंट कमीशन का तरीका है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसमें कि 12th में पीसीएम होना ज़रूरी है, और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप कोस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कोस्ट गार्ड ने अभी अपना सिस्टम पूरी तरह से चेंज कर दिया है। उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस रख दी हैं और लगभग अबाउट 60 ऑड वैकेंसीज होती हैं, जिसमें कि बॉयज़ जो है परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी कोस्ट गार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि सब बच्चे एयरफ़ोर्स के लिए इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि उन्होंने फ्लाइंग ब्रांच जॉइन करना होती है। बिल्कुल सही बात है कि सभी को यही लगता है कि सिर्फ़ एयरफ़ोर्स में ही फ्लाइंग ब्रांच होती है, जबकि वर्ल्ड के बेस्ट पायलट्स जो है वो नेवी के माने जाते हैं, क्योंकि नेवी में उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट जो है एक शिप पे से, जो कि शिप ऐसी हिलती-डुलती रहती है समुद्र के बीच में, उसके ऊपर से टेक ऑफ और लैंड करना रहता है। तो बेस्ट पायलट्स जो है वो नेवी में होते हैं। पायलट्स तो खैर बेस्ट होते ही हैं, बट बेस्ट पायलट्स नेवी में होते हैं, पायलट्स एयरफ़ोर्स में भी होते हैं, पायलट्स आर्मी एविएशन में भी होते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड में भी होते हैं, राइट? अब हम आते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऊपर। सारा जितना शॉर्ट सर्विस कमीशन है, वो बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर, सॉरी, एक परमानेंट कमीशन और होता है जो कि आर्मी कैडेट कॉलेज है। जो सर्विंग सोल्जर्स होते हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जो सर्विंग सोल्जर्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट एनडीए लेवल की एक एग्ज़ाम पास करते हैं जिसको एसीसी आर्मी कैडेट कॉलेज बोला जाता है, बट वो सर्विंग सोल्जर्स के लिए ही होता है। और फिर वो 3 साल आईएमए में ही आर्मी कैडेट कॉलेज है, अलग इंस्टीट्यूट है छोटी-सी, जिसमें कि अभी जस्ट 70 कैडेट्स का ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ है। तो वो 3 साल वहाँ पर ग्रेजुएशन करते हैं और फिर 1 साल उनकी एडवांस ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री अकेडमी में और वो भी परमानेंट कमीशन में आते हैं। अब हम आते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऊपर। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है, वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में चालू होता है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सीडीएस की एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। इसमें ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स की वैकेंसीज़ 16 के लगभग हैं। घटती-बढ़ती रहती है, बट पिछले 2 साल से तो 16 चल रही है और बॉयज़ की ऑलमोस्ट 175 वैकेंसीज़ है। बट ये 175 वैकेंसीज़ भी बॉयज़ की कभी फुलफिल नहीं होती है, सीट्स काफ़ी खाली जाती है और गर्ल्स की 16 वैकेंसी के बावजूद भी 30-40 लड़कियाँ उसमें सिलेक्ट हो जाती हैं और बाद में मेरिट में वो आउट हो जाती हैं। तो बॉयज़ गियर अप, यू हैव टू स्टडी रियली वेरी हार्ड, ठीक है ना? तो पहला शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गया सीडीएस के थ्रू, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। इसमें ओटीए के लिए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, गर्ल्स और बॉयज़ को सिर्फ 2 ही पेपर देना होते हैं, एक है इंग्लिश और दूसरा है जीके। ओटीए के लिए मैथ्स का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जो भी बॉयज़ एलिजिबल हैं, मैं उनसे कहूँगा कि सीडीएस में आईएमए फर्स्ट चॉइस डालिए और ओटीए से लास्ट डालिए और बाय चांस आपका अगर मैथ्स का पेपर पास नहीं होता है, तो यूपीएससी आपको ऑटोमेटिकली ओटीए के लिए कंसिडर ज़रूर कर लेती है। तो पहला शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गया ओटीए के थ्रू, सीडीएस की एग्ज़ाम। दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी में होता है एसएससी टेक, आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल, जिसमें कि बॉयज़ और गर्ल्स अपने 8th सेमेस्टर बीटेक के दौरान अप्लाई कर सकते हैं या बीटेक खत्म होने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स है और गर्ल्स के परसेंटेज जो है 6 सेमेस्टर तक 85% से ऊपर जिनके होते हैं, वो इस डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं और बॉयज़ के भी परसेंटेज 80 के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल वो परसेंटेजेस बहुत हाई जा रहे हैं, स्पेशली कोविड के टाइम में तो बहुत ज़्यादा परसेंटेजेस सबको मिले थे। तो ये कट ऑफ परसेंटेजेस बहुत हाई जा रहे हैं। तीसरा ओटीए में शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है, वो होता है एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू, जिन्होंने सी सर्टिफिकेट किया है और वो डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए पात्र हो जाते हैं। इसमें गर्ल्स की 4 सीट्स हैं और बॉयज़ की 45 सीट्स हैं और गर्ल्स की 4 सीट्स जो है एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू, उसमें 18 से 22 लड़कियां हमेशा रिकमेंड हो जाती है और बाकी सब मेरिट में आउट हो जाती हैं और बॉयज़ का 45 की वैकेंसीज है। मैक्सिमम पिछले 7-8 साल में 32 बॉयज़ ही अभी तक सिलेक्ट हुए हैं और मिनिमम हुए 17। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है,
क्योंकि एनसीसी का उद्देश्य यूनिटी एंड डिसिप्लिन है, आपको जॉब देना नहीं है। हाँ, बट एनसीसी आपको बेनिफिट बहुत देता है कि सीडीएस की एग्ज़ाम अगर आप पास करते हो और रिकमेंड होते हो, तो सी सर्टिफिकेट के ज़रिए आपको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स अलॉट होते हैं, जिसकी वजह से आपका मेरिट आउट होना पॉसिबल नहीं होता है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन का एक पार्ट ये भी है कि आप आर्मी में एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू जा सकते हैं। तीसरा जो शॉर्ट सर्विस कमीशन का आर्मी का है, वो है जज एडवोकेट जनरल कि जिन्होंने एलएलबी किया है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 सीट्स बॉयज़ के लिए है और 3 सीट्स गर्ल्स के लिए है, जैग एंट्री। अब हम आते हैं एयरफोर्स की शॉर्ट सर्विस कमीशन। एयरफोर्स की शॉर्ट सर्विस कमीशन सिर्फ और सिर्फ एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू ही होती है और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए और गर्ल्स के लिए तो एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्लाइंग ब्रांच में जाने की। जैसे अभी रिसेंटली ही फाइटर्स के लिए भी गर्ल्स को लेडी ऑफिसर्स को उन्होंने अप्रूव कर दिया है। पहले हेलीकॉप्टर्स के लिए होती थी, पर गर्ल्स अब फाइटर एयरक्राफ्ट भी फ्लाई एफकैट के थ्रू कर सकती है, पर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन में है। गर्ल्स इसमें अकाउंट्स और ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांचेस के लिए भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एयरफोर्स में अप्लाई कर सकती है। अब चूंकि हम एयरफोर्स के ऊपर है, तो इसमें बॉयज़ के लिए एक परमानेंट कमीशन का एक और अच्छा मौका मिलता है, वो है एयरफोर्स मेट्रोलॉजी ब्रांच में, जिसमें कि उनका 12th में पीसीएम होना चाहिए और ग्रेजुएशन जो है वो साइंस मतलब पीसीएम बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी ज्योग्राफी या एमटेक। तो बॉयज़ इसमें एयरफोर्स मेट्रोलॉजी ब्रांच में परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होती है और डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू है। गर्ल्स भी इसमें अप्लाई कर सकती है, पर उनके लिए फिर से ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है और इसमें मैं फिर से दोहरा देता हूँ एयरफोर्स मेट्रोलॉजी ब्रांच। इसमें आपका बॉयज़ के लिए परमानेंट कमीशन है, 12th में पीसीएम होना चाहिए, साइंस से आपकी ग्रेजुएशन और साइंस से ही पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें कि 65% होना ज़रूरी है। अगला जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अब हम नेवी में आते हैं कि जैसे नेवी में नेवी ने पहले 2 साल पहले आईएनएट इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट किया था, पर कोविड की वजह से वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अब नेवी जो है फिर से परसेंटेज बेस पे ही बॉयज़ एंड गर्ल्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ले रही है। तो इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है जिनका इंजीनियरिंग में स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स में 85% से ऊपर है, वो शॉर्टलिस्ट होते हैं। सेम वे जिन्होंने एमबीए किया है और एमबीए में भी उनके 80% से अगर ऊपर है, तो वो भी नेवी में लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेवी में ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये सारी अलग-अलग ब्रांचेस के लिए है, इंक्लूडिंग एजुकेशन ब्रांच, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच एंड इवन द स्पेशलिस्ट कैडर्स। एजुकेशन ब्रांच के लिए या तो बीटेक होना चाहिए या एमएससी एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एमए इंग्लिश, एमए ज्योग्राफी। सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई जस्ट टेक दिस कॉल। एक मिनट। हेलो। नेवी में भी जैग एंट्री होती है, जज एडवोकेट जो कि एलएलबी के हैं, पर उसमें 2 साल में एक बार वैकेंसीज निकलती है लॉ कैडर के लिए और टोटल 2 सीट्स हैं उसमें। तो जैसे 2020 में निकली थी, अभी 2022 में निकली थी, अब 2024 में निकलने की चांसेस हैं। दूसरा नेवी में भी परमानेंट कमीशन का जो एक तरीका है, जो नेवी में ऑलरेडी सेलर्स हैं, नेवल सिपाही जिनको हम कह सकते हैं, वो सीडब्ल्यू वर्दी मतलब सीडब्ल्यू एंट्री जो आर्मी कैडेट कॉलेज की तरह होता है, वो एग्जाम देके वो भी
नेवल एकेडमी में 4 साल की ट्रेनिंग वो ले सकते हैं। इसके अलावा जैग एंट्री का जो है एयरफोर्स में उनको एफकैट की ही एग्जाम देना पड़ती है और उसमें 2 सीट्स हैं, बट वो हर 6 महीने में है। तो जैग एंट्री से भी आप एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। अब पहली बात हम लेते हैं इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। वेल, सिद्धार्थ ने ऑलरेडी एनडीए की एग्जाम पास कर ली है, कांग्रेचुलेशंस। नॉर्मली क्योंकि चूंकि मैं इस फील्ड में हूँ, इस फील्ड से कई साल से मैं डील कर रहा हूँ, कई बच्चों को मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, कई मेरे बच्चे आज ऑफिसर्स भी बन गए हैं। नॉर्मली पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी डिफेंस के एग्जाम्स को बड़ा लाइटली लेते हैं। कई पेरेंट्स को तो एनडीए की एग्जाम और रैली भर्ती के का फर्क ही नहीं पता होता है, तो वो सोचते हैं कि एनडीए की एग्जाम भी हर कोई पास कर लेगा। जैसे अगर हम एनडीए की एग्जाम का ले लें, तो एक्चुअल में पास होना चाहिए 8500, बट पिछले 3 साल से 8200 के लगभग ही पास हो रहे हैं। जैसे अभी जो सिद्धार्थ ने भी एनडीए की एग्जाम क्लियर की है, उसमें 8500 पास होना चाहिए थे, बट पास हुए हैं 8262। तो अच्छा, सेम वे सीडीएस की एग्जाम को भी काफी लाइटली लिया जाता है कि अरे सीडीएस की एग्जाम है, आर्मी के लिए है, और जिस लेवल का यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन चाहिए उस लेवल का करते नहीं है वो लोग। इसके लिए जो गाइड बुक्स जो बाजार में आ रही है वो किसी भी काम की नहीं है, दे ऑल आर यूजलेस। वो जैसे अरिहंत की पाथ फाइंडर है, सीडीएस के लिए भी है, एनडीए के लिए भी है, दोज बुक्स आर टोटली यूजलेस। एंड उसको अपडेट हर 3 महीने में इन्होंने करना चाहिए, ये पब्लिशर्स जो है वो करते नहीं है, जिसकी वजह से जो 80 मार्क्स का करंट अफेयर्स है वो कभी भी कवर नहीं हो पाता है। तीसरा ये होता है कि हम डिफेंस वाले बहुत पॉजिटिव होते हैं अपनी सोच में, जिसकी वजह से हम डिफेंस में सिलेक्ट भी होते हैं। क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो हमेशा एसएसबी इंटरव्यू का जो रिजल्ट होता है वो कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट करके दिया जाता है। क्यों कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट करके दिया जाता है? कि कोई कैंडिडेट जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करके एक प्रॉपर गाइडेंस या ट्रेनिंग लेके फिर से रिकमेंड एसएसबी इंटरव्यू में हो सकता है। पर अगर अब हम ये देखें कि अगर जो व्यक्ति स्क्रीन आउट हुआ है, स्क्रीन आउट का मतलब ये है कि वो 5 दिन भी रखने लायक नहीं था वहां पर, तो इसको एक बड़ा फेलियर मान करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्क्रीन आउट हुए हैं या इवन कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, तो फिर अगले आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ता है अगला एसएसबी इंटरव्यू आने के लिए। और 6-6 महीने जब वेट करना पड़ता है, तो उसमें सीनियरिटी का लॉस बहुत होता है। तो मेरा सुझाव सभी को ये रहेगा कि अगर आपके हाथ में कोई एसएसबी इंटरव्यू है, तो उसके लिए जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आता है, उस दिन से ही प्रिपरेशन करना चालू कीजिए और किसी अच्छी संस्थान से आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, न कि कोचिंग। अमरेंद्र साहब, आप अपना माइक म्यूट कर देंगे प्लीज? सिन्हा साहब। अमरेंद्र जी अपना माइक म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। सिन्हा साहब, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। हैं उनका सिलेक्शन ज्यादा क्यों होता है? एक मिनट। हाँ, तो सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल से ज्यादा सिलेक्शंस क्यों होते हैं एनडीए में? उसके पीछे रीजन है कि उन्होंने 5वीं या 8वीं क्लास में डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने करियर कौन सा बनाना है, और उस एज से ही, जितनी यंग एज से उनको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में ग्रूम कर दिया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब डेट आती है तब
या जब प्यास लगती है तब कुआं खोदना चालू करते हैं, जबकि ये होना चाहिए कि बचपन से ही जितनी जल्दी आप इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चालू करते हैं, उतना ही बेनिफिट आपको मिल सकता है। जैसे अभी फिलहाल मेरे पास में 9th और 10th के ही कम से कम 11 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं एसएसबी इंटरव्यू की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये राइट एज है, कच्ची मिट्टी है, तो उसको हम बहुत अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं या ढाल सकते हैं। और एकदम कैजुअली भी इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है कि हो जाएगा तो देखा जाएगा। नॉर्मली ये हो जाएगा तो देखा जाएगा वाला जो एटीट्यूड होता है, ये जितनी भी नॉन कॉम्पिटिटिव वैकेंसीज वाली है उसमें होता है। जैसे एनसीसी स्पेशल एंट्री हो गया या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की जितनी हो गई, ये अरे होगा तो देखा जाएगा। ये आप एक बड़े हाई लेवल के जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सीट्स बहुत कम होती है और स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वालिटीज को ही देखा जाता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना और बहुत अच्छे से और डिटेल में प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अ, ये 5 दिन का जो एसएसबी का प्रोसीजर है, ये आज तो नहीं अपन कर पाएँगे। अगले शनिवार को कर सकते हैं क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी बहुत अलग रहेंगे और उसके आंसर्स भी बड़े लंबे-चौड़े रहेंगे। तो सिद्धार्थ जिन्होंने एनडीए की एग्ज़ाम क्लियर कर ली है, ही कैन गेट इन टच विथ अस सेपरेटली। बाकी अब आपके पास में अगर कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप पूछ सकते हैं। करूँगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं या दूसरे भी हैं, जिनके बच्चे सोचते हैं कि फौज में जाएँगे, वो सवाल पूछें, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और अभी टाइम है हमारे पास, इसमें भी टाइम है करीब 20 मिनट, इस सेशन में भी, और दूसरे सेशन में तो आसान से जा सकते हैं। तो आपको जो भी सवाल हो पूछें। मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं बाद में पूछूँगा। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि एनडीए में मतलब मैथ्स के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं, तो मतलब एनसीईआरटी जो 12th लेवल का है, 11th लेवल का है, उससे क्लियर हो जाएगा? देखो, जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हो तो क्लियर हो जाएगा करके ये शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए अनीश, बिकॉज अल्टीमेटली मेरिट लिस्ट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि एनडीए की रिटन एग्जाम का 40% और एसएसबी का 60% काउंट होता है फाइनल मेरिट बनाने में। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सिर्फ क्लियर करने के एम से नहीं करते हैं। जैसे आपने 12th की एग्जाम भी बहुत डिटेल में पढ़ के दिए या 10th की भी डिटेल में पढ़ के दिए, सिर्फ पास होने के 45% लाने का आपका उद्देश्य नहीं था। अ, सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने से नहीं होगा। आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और कुछ जेई लेवल की भी बुक्स पढ़ने से होगा। अनिश, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि चूंकि आप ऑलरेडी 12th कर चुके हैं, तो आगे का एजुकेशन का आपका क्या प्लान है? सर, अभी तो यही है कि एनडीए क्लियर करना है। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। सर, नहीं समझ पाया मतलब हाँ, आपका वही क्वेश्चन। ऐसा है, इसलिए मैंने वो लिखा भी था और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर तुम 12th के बाद में ड्रॉप लेते हो तो एसएसबी इंटरव्यू में सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, राइट? यस मैंने सर। लिखा हुआ, अनिश, डू नॉट टेक ड्रॉप आफ्टर 12th क्लास, रादर डू बीटेक, यस सर। अनीश राइट? करण साहब ये पूछ रहे हैं कि इसके बाद क्या पढ़ना चाहते हो? क्या तुम्हारा गोल है पढ़ने का? एनडीए तो समझ गए। सर, आगे बीटेक ही करेंगे। हाँ, गुड। और बीटेक जो करोगे ना, ये अब सभी स्टूडेंट्स के लिए है, बीटेक जो करोगे वो कोर ब्रांचेस में करना। कोर ब्रांचेस का मतलब ये है जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इन ब्रांचेस में ही करना। सारे कॉलेजेस जो है वो उनके फनी फनी ब्रांचेस जो उन्होंने खोल रखी है, उसको ज़्यादा पब्लिसाइज करते हैं। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते हो तो आप सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही जॉब कर सकते हो, या टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं।
बट आप मैकेनिकल से करते हो तो आप एविएशन इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हो, सारी इंडस्ट्रीज आप ज्वाइन कर सकते हो, इंक्लूडिंग मैकेनिकल की वैकेंसीज एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में भी बहुत ज़्यादा है। तो कोर ब्रांचेस में ही इंजीनियरिंग करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तो ये मत सोचना कि कम परसेंटेज लाके भी आप सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट? यस सर। और जब तुम जैसे बीटेक करते हो और सीडीएस और एफकैट के लिए जब मैंने तुमको बोला अप्लाई करने के लिए, जब तुम्हारा लास्ट ईयर स्टार्ट होने वाला रहता है, तो इवन तब तक 6 सेमेस्टर के मार्क्स भी आए नहीं होते हैं, तो आपको 5th सेमेस्टर के मार्क्स के बेस के ऊपर अप्लाई करना रहता है। तो ये मत सोचना कि इंजीनियरिंग के 8 सेमेस्टर्स हैं और आप 8 सेमेस्टर्स में पुल अप कर लोगे। नो, ऑल फर्स्ट 5 सेमेस्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? यस सर। राइट। अनिश म्यूट कर दो। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो सर। आंचल, हाँ म्यूट कर दो। आंचल, आपका कोई क्वेश्चन है? जी। हाँ साहिल पूछो, तुम अपना सवाल पूछो। सर अगर क्लास 11th में मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लें तो इसका बेनिफिट क्या होगा आगे चल के एनडीए में? और मतलब मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है? ओके। और मैं अभी क्लास 10th में हूँ। अभी तुम क्लास 10 की एग्जाम दिए साहिल तुमने? नहीं सर, अभी क्लास 10th में पढ़ ही रहा है, नेक्स्ट ईयर देंगे। ओके। अब मैं बुरा नहीं कहना चाहता हूं, पर जो सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल है, ये एनडीए के लिए तो बहुत अच्छे हैं, पर उनके पास में जेई लेवल के टीचर्स नहीं होने की वजह से वो आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम और नेवी बीटेक एंट्री स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो मेरा सुझाव तो आपको ये है, मैं सभी को बोल रहा हूँ कि आप 11th-12th में सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में ना जाएं, क्योंकि उसकी वजह से फिर ये जो आर्मी के और नेवी का जो ऑप्शन है वो क्लोज हो जाता है। अभी तुम 9th की एग्जाम देके 10th में गए हो, ये जो 8, 9, 10th के तुम्हारे पास में जो बुक्स हैं, ये तुमको एनडीए की एग्जाम के लिए बहुत काम में आएंगी। 11th क्लास में जब आप जाओगे तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना, ठीक है ना? और तुम्हारा अभी 10th खत्म होगा 23 में, 11th खत्म होगा 24, और जून 24 में तुमने एनडीए के लिए अप्लाई करना है, और सितंबर 24 में तुम्हारी एनडीए की फर्स्ट एग्जाम होगी साहिल, ठीक है ना? और एक और जो एक आजकल पता नहीं ये फैशन चला है डमी स्कूल का। डमी स्कूल मतलब वो नॉन अटेंडिंग स्कूल, कि स्कूल जाता ही नहीं है, घर में बैठ के या सिर्फ ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं। तो जो भी कोई ये डमी स्कूल में होते हैं, ट्यूशन क्लासेस वगैरह में, मतलब स्कूल रेगुलर स्कूल में नहीं जाते हैं, वो एसएसबी इंटरव्यू में कभी सिलेक्ट नहीं होते हैं, राइट? तो साहिल और बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं, प्लीज किसी भी तरह का डमी स्कूल ना लें, नॉन अटेंडिंग स्कूल ना लें, और 12th के बाद में किसी भी रीजन से ड्रॉप ना लिया जाए, राइट? साहिल क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ओके। सर अगर 12th का रिजल्ट नहीं आया तो हम एनडीए के लिए क्या उस समय अप्लाई कर सकते हैं? सुखमान, मैंने बताया है कि जैसे 11th पास करके आप 12th में जाते हैं तो आप एनडीए की एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। कुछ बच्चे लेट आए हैं इसलिए थोड़ा मिस हाँ, किए हैं। ठीक है सर। सुखमान कौन सी क्लास में हो अभी? सर अभी 10th में हूँ। हाँ, तो जो मैंने साहिल के लिए बोला वो आपके लिए भी लागू है, मतलब तुमने ओके। भी 9 पास करके 10th में गए हो ना? यस सर। हाँ, राइट। अब सुखमान और साहिल ये दोनों अच्छे राइट टाइम पे आए हैं। एक तो आप लोगों ने डमी स्कूल, नॉन अटेंडिंग स्कूल बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरा 8, 9, 10 की बुक्स जो है साइंस की और सोशल साइंस की, आपको एनडीए की एग्जाम में बहुत काम में आएंगी। जून 24 में आपने अप्लाई करना है, और सितंबर 24 में आपकी एनडीए की फर्स्ट एग्जाम होगी। और 10th के बाद में आपने सब्जेक्ट जो है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है। और एक और चीज़ आप लोगों ने जो ध्यान में रखना है कि 11th 12th का सिलेबस और एनडीए का सिलेबस टोटली अपोजिट है।
ओनली मैथ्स इज कॉमन, रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। तो आप दोनों ने भी एनडीए का नोटिफिकेशन जो अभी यूपीएससी की वेबसाइट पे है उसको डाउनलोड कर लो और उसका पेज नंबर 22 पढ़ लो, उसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है, राइट। और 11th क्लास में किसी भी तरह से एनडीए की प्रिपरेशन नहीं करना है, रादर आपने 11th के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि आपके 11th में 85-90% अगर बनते हैं तो आपको 12th में फिर चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि 12th में जो है 12th क्लास में पढ़ाई बहुत कम होती है, रिवीजन और प्री बोर्ड ज़्यादा होते हैं। तो किसी भी अच्छे स्कूल में सितंबर अक्टूबर के बाद में टीचिंग नहीं होता है, सिर्फ रिवीजन और प्री बोर्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि 11th के टाइम में आपने पूरी तरह से सिर्फ 11th के ऊपर ही ध्यान देना है, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फालतू की कार्रवाई नहीं, रेगुलर स्कूल जाना है और 11th के लिए अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि 12th भी आपका बहुत ईज़ी जाए, राइट? ओके सर। सर हाँ, क्लास 10th का मार्क्स एनडीए में मैटर करता है या फिर नहीं करता है? ओके। अब ये जो मार्क्स का जो साहिल ने क्वेश्चन पूछा है, होता ये है कि आपके एसएसबी इंटरव्यू के टाइम में जो एनडीए का जो इंटरव्यू होता है उसमें 5th ऑनवर्ड सारे मार्क्स पूछे जाते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं पर्सनल इंटरव्यू के टाइम में, एसएसबी इंटरव्यू में। और मार्क्स हमेशा ही मायने रखेंगे जिंदगी भर, राइट। यस सर। सर आपने एसएसपी के लिए नेक्स्ट सैटरडे बताना। बेटा एसएसबी के लिए तो बहुत लंबा सेशन चाहिए ना अपने को, अब अपने पास में 3-4 मिनट और बचते हैं ये इस वाले सेशन में। तो सर आपने नेक्स्ट सेशन में क्या बताना है? अगले सेशन में जाएंगे। करण साहब आपके पास टाइम है दूसरे सेशन के लिए? हाँ सर। सर ऐसा करते हैं, हम्म। अपन दूसरे सेशन में ही चल लेते हैं। हाँ वही मैं भी सोच रहा था, क्योंकि मैंने शुरू भी पहले किया था तो जी सर। पहले वाला जो सेशन था उसमें मैंने आपको सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में आपको बताया था, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आईनेट। अगर सेनाओं में, तीनों सेनाओं में अगर आपने अधिकारी बनना है तो जरूरी होता है कि आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू को भी पास करें। एनडीए के एग्जाम, सीडीएस के एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, या बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस है जिसमें कि बिना एग्जाम्स के भी आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि अगर आपने सेनाओं में अधिकारी बनना है तो 5 दिन का जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है उसे आपको पास करना जरूरी होता है। इसमें भी ये है कि जो 12th अपेयरिंग बच्चे होते हैं और उन्होंने 12th अपेयरिंग के दौरान ही अगर एनडीए की एग्जाम पास कर ली है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस सबसे हाई होते हैं, क्योंकि बोर्ड को भी पता है कि ये बच्चा तो अभी 12th में है, ये अपने 12th बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहा है, इसको इतना कोई टाइम मिलता नहीं होगा न्यूज़पेपर्स पढ़ने का या कुछ एक्टिविटीज करने का। तो इसलिए 12th अपेयरिंग के बच्चे का सबसे इनोसेंट एसएसबी इंटरव्यू होता है। 12th के बाद में अगर आप मान लो आर्मी टीएस या नेवी बीटेक एंट्री या इवन एनडीए के एसएसबी के लिए जाते हो तो आपसे उम्मीदें ज़्यादा रखी जाती है। 12th अपेयरिंग से उम्मीदें सबसे कम रखी जाती है, और 12th पास होने के बाद में अगर आप एनडीए के एसएसबी के लिए जा रहे हैं या टीएस या नेवी बीटेक के एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखी जाएगी कि अब ये 12th पास हो गया है, अब इसमें मैच्योरिटी आ गई है, इसको न्यूज़ एनालिसिस करना आता है कि नहीं आता है, इसका लॉजिकल रीजनिंग कितना अच्छा है, इसका कॉग्निटिव स्किल्स कितनी अच्छी हैं। फिर आगे के भी जो एसएसबी इंटरव्यू होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं उसमें लेवल ऑफ असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट बढ़ जाता है। जैसे मान लो अगर हम 10 की स्केल के ऊपर लें तो अगर 12th अपेयरिंग बच्चे का 10 में से अगर वो 6 के भी लेवल पे है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा।
या 12th के बाद में ये तीनों ऑप्शन जो है इसके एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो 10 में से अगर वो 7 भी है तो भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। पर ग्रेजुएशन लेवल पे 10 में से जब तक वो 9 के लेवल का नहीं होगा, तब तक सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। राइट? तो आप जितनी जल्दी 1 मिनट सर। एसएसबी इंटरव्यू का 5 दिन का प्रोसीजर तो सेम रहता है, पर जो असेसमेंट है वो ज़्यादा इन डिटेल में हो जाता है। ठीक है ना? जो पहले जो दिन आपके टेस्ट होते हैं एसएसबी में, उनको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। उस स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, जैसे कि टिपिकल फौजी टर्मिनोलॉजी में उन्होंने ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग नाम दिया है, पर वो है सिर्फ आईक्यू टेस्ट। और दूसरा जो टेस्ट होता है वो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। अब सिद्धार्थ ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछना, क्योंकि सेशन में इतना सब नहीं बता पाऊंगा। ये दोनों टेस्ट होते हैं, इनको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है, जिसमें कि आईक्यू टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो जितना ज़्यादा आप आईक्यू टेस्ट अभी से प्रैक्टिस करना चालू करोगे, स्पेशली जो जिनका भी एसएसबी हाथ में नहीं है, जो छोटे हैं, जितने ज़्यादा आईक्यू टेस्ट सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट लाइफ में मिलेगा। जो भी कैंडिडेट ये दोनों टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, OIR यानी आईक्यू टेस्ट और पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, वो फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए जाते हैं, स्टेज 2। स्टेज 2 स्टार्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट से, जिसमें कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये चारों जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंडर में आते हैं। ये हो गया आपका डे 2। डे 1 में आपके स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए, डे 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए। डे 3 और 4 इसमें आपके जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के टेस्ट होते हैं। राइट? ये सारा मतलब एसएसबी का जो पूरा प्रोसीजर है एक पूरे ग्रुप में ही चलता है। अब ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो है वो पहले तो लेक्चरेट कराते हैं। लेक्चरेट का मतलब ये है कि आपको 4 कोई भी करंट टॉपिक दिए जाते हैं। उन 4 करंट टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करना रहता है। 3 मिनट का टाइम आपको मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, और 3 मिनट आपने उसके ऊपर बोलना रहता है। राइट? फिर ग्रुप डिस्कशन होते हैं, 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं। अब इन ग्रुप डिस्कशन में 100 सुनार की और 1 लोहार की आपको करना होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल चल रहे हैं, उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, और उसका फ्यूचर क्या होगा वो आपने एनालाइज करके रखना है। ऑल करंट इवेंट्स, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल दिया है कि आप इसको चाहो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, गोवा में इसको किस तरह से लागू किया था, कौन से स्टेट्स इसको अप्लाई करने के लिए रेडी हो रहे हैं, इसका प्रभाव क्या क्या पड़ने वाला है, ये सारा आपने इसके बारे में सोच विचार करके रखना है। राइट? इसके बाद में ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर की अगली टेस्ट होती है मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि एक सिचुएशन एक कहानी आपको दी जाती है, जिसमें 4-5 सिचुएशंस होती है, और आपने वो सिचुएशंस को आप सॉल्व कैसे करेंगे ये उसमें दिया जाता है। राइट? इसके बाद में आउटडोर टेस्ट होते हैं, जो कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क इसमें डिवाइड होते हैं। अब ये जो ग्रुप टास्क है ये टोटल जुगाड़ के ऊपर है। जिसका आईक्यू लेवल हाई है वो आराम से इन टास्क को कंप्लीट कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं होती है कि उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि फट्टा, बल्ली और रस्सी के यूज़ करते हुए आपने ये सारे ऑब्स्टिकल जो है क्लियर करना होते हैं ग्रुप में। लास्ट जो इसका जीटीओ का टेस्ट होता है वो होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल 3 मिनट में आपने 10 ऑब्स्टिकल करना होते हैं। उसमें भी चूंकि
एसएसबी में वो लोग जानते हैं कि आप कोई ट्रेंड व्यक्ति नहीं हो, तो आप आपकी स्किल ना देख के आपका करेज और कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा देखा जाता है, राइट? भले आपको रोप क्लाइंबिंग जो करना रहती है, प्रॉपर टेक्निक रोप क्लाइंबिंग की नहीं पता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर जैसे हम जब इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग में थे और अगर हमने वो प्रॉपर टेक्निक के थ्रू अगर रोप क्लाइंबिंग नहीं किए तो हमको तो फेल कर दिया जाता था। पर एसएसबी इंटरव्यू में आपकी टेक्निक को नहीं देख रहे हैं वो, आपके चेहरे पे हँसी होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और करेज होना चाहिए। बस इतना ही देखा जाता है। फिर एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जो 1 टू 1 होता है। अभी तक जो भी मैंने आपको एसएसबी के बारे में बताया वो सारा ग्रुप एक्टिविटी है, बट एसएसबी इंटरव्यू जो है अपना पर्सनल इंटरव्यू जो है वो 1 टू 1 इंटरव्यूइंग ऑफिसर लेते हैं, जो कि बोर्ड के या तो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं या सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं। हर एक बोर्ड में 3 ऑफिसर्स होते हैं जो कि पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए क्वालिफाइड होते हैं और वो अथॉरिटी होते हैं। ये पर्सनल इंटरव्यू चूंकि 1 टू 1 होता है बिटवीन द वन कैंडिडेट एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, इसके लिए कोई समय फिक्स नहीं होता है। जबकि जीटीओ के लिए या साइकोलॉजिकल टेस्ट सारे ग्रुप में हो रहे हैं, तो उसका एक फिक्स्ड टाइमिंग्स होता है, राइट? तो पर्सनल इंटरव्यू कभी दोपहर को हो जाता है, कभी शाम को होता है, कभी देर रात को हो जाता है। 5th डे में कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में बोर्ड के सारे ऑफिसर्स एक साथ बैठते हैं और जितने भी कैंडिडेट स्क्रीन इन हो गए हैं, उनका वो लोग रिजल्ट बनाते हैं, राइट? और एक-एक करके कॉन्फ्रेंस में उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। जो कैंडिडेट श्योर शॉट रिकमेंडेड है, जिसको तीनों असेसर्स ने पास किया है, या जो कैंडिडेट श्योर शॉट फेलियर है, उनको उस कॉन्फ्रेंस के टाइम में रटे-रटाए नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउ वाज़ योर स्टे हियर? हाउ मेनी फ्रेंड्स यू मेड? एंड डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन द एसएसबी सेक्टर? ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो रिकमेंड भी हो गए और जो श्योर शॉट नॉट रिकमेंड हुए। अगर कोई बॉर्डर लाइन केस है कि जीटीओ को किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी में शक आया है या आईओ को किसी पर्टिकुलर क्वालिटी में शक आया है या साइकोलॉजिस्ट को किसी पर्टिकुलर क्वालिटी में शक आया है, तो इस कॉन्फ्रेंस के टाइम में उस कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाती है। फिर वो कैंडिडेट उस सिचुएशन का रिप्लाई कैसे देता है, अगर गुड पॉजिटिव रिप्लाई है तो फिर वो रिकमेंड हो जाता है, क्योंकि उसकी वो क्वालिटी है उसमें, ये असर्टेन हो जाती है। पर अगर वो सही रिप्लाई नहीं दे पाता है, तो फिर भी वो आउट हो जाता है। इसके इस कॉन्फ्रेंस के पहले आपको आपका सामान पूरा पैक करके बाहर के हॉल में रखना रहता है। सारे कैंडिडेट्स बाहर हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एक कोई ऑफिसर आते हैं जो कि रिजल्ट अनाउंस करने के लिए, और रिजल्ट अनाउंस भी बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है कि वेल फ्रेंड्स, if you are not recommended, don't worry, improve yourself and come back. Mr. Amitabh Bachchan could not clear the interview. Dr. APJ Abdul Kalam, who finally retired as president of India, could not clear the SSB interview, right? So you can improve and come back again. But मेरा सुझाव ये है कि पहले से ही इम्प्रूवमेंट अपने आप में कर लो। एक प्रॉपर इलोंगेटेड प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग लो। 13, 14, 18 दिन की एसएसबी कोचिंग का कोई मतलब नहीं निकलता है, राइट? उसके बाद में फिर वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं, जो कि चेस्ट नंबर वाइज होते हैं, और वो चेस्ट नंबर अनाउंस कर देते हैं कि चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 20, चेस्ट नंबर 34 हैव गॉट रिकमेंडेड। ऑल दिस 3 कैंडिडेट्स प्लीज कम ऑन द साइड, रेस्ट ऑफ यू पिक अप योर बैग्स एंड गो। ये 3 कैंडिडेट जो रिकमेंड हो गए, इनको फिर एक अलग हॉल में ले जाया जाता है, और फिर ऐसा इनको इतना सारा पोथा दिया जाता है, खूब सारे फॉर्म्स भरने के लिए। मतलब एक ही टाइप का फॉर्म 20-20 बार भरना रहता है। तब फिर लगता है कि अरे ये कहाँ से रिकमेंड हो गए, वही-वही इन्फॉर्मेशन हम बार-बार भरते जा रहे हैं। इसके बाद में फिर जब ये सब फॉर्म भरने की कार्रवाई हो जाती है, इन तीनों कैंडिडेट को फिर मेडिकल्स के लिए भेजा जाता है। आर्मी और नेवी के मेडिकल्स पास के ही किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में हो जाते हैं, पर एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच, मतलब इनफैक्ट ऑल फ्लाइंग ब्रांच के मेडिकल्स जो हैं, वो सिर्फ 2 जगह होते हैं। एक बैंगलोर में इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन, और दूसरा है एयरफोर्स मेडिकल सेंटर, जो कि दिल्ली में है। तो वहाँ पर उनको मेडिकल्स के लिए एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच के मेडिकल्स के लिए बैचेस में भेजा जाता है,
और बाकी आर्मी नेवी वालों को तुरंत अगले दिन ही किसी नजदीक वाले मिलिट्री हॉस्पिटल या नौसेना हॉस्पिटल में भेजा जाता है। बाय चांस अगर मेडिकल में कुछ निकल के आता है तो आपको पहले वो 42 डेज का टाइम देंगे ठीक करने के लिए। नहीं ठीक होता है तो फिर से 30 डेज का टाइम देंगे। फिर भी ठीक नहीं होता है तो फिर से 30 डेज का टाइम आपको वो देंगे। जो लास्ट वाला या थर्ड जो है 30 डेज वो तभी दिया जाता है जब ये क्लियर हो जाता है कि इसकी जो जो भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट इस 30 दिन में हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट। इसके बाद में मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट 2 बनती है। पहली मेरिट लिस्ट जो है वो सबके कॉमन होती है और दूसरी मेरिट लिस्ट तब बनती है जब मेडिकल रिजल्ट्स आ जाते हैं फाइनली वो 102 डेज के बाद में, और जो मेडिकली टोटली आउट है वो फिर उनको उस लिस्ट में से आउट कर दिया जाता है और फिर अलग से मेरिट लिस्ट बनती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 40% मार्क्स रिटन एग्जाम के काउंट होते हैं और 60% मार्क्स एसएसबी इंटरव्यू के काउंट होते हैं। तो ये जो 40% मार्क्स है ये आपके हाथ में है, इसलिए इन एग्जाम्स के लिए खूब इन डेप्थ डिटेल में स्टडी करो, कोई गाइड बुक से स्टडी नहीं करना चाहिए, राइट। नाउ एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज गॉट? आप अपने स्कूल के टाइम में या कॉलेज के टाइम में हर एक्टिविटी में आपने पार्ट लेना है। जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है, जितनी भी स्पोर्ट्स गेम्स की एक्टिविटीज हो रही है, आपने सब में उसमें पार्ट लेना है, जिससे कि आपकी एक डायनामिक क्वालिटीज निकल के सामने आए, ना कि लेथार्जिक काउच पोटैटोज, ठीक है ना। फिर आपने अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, बड़ों से अपनी कमजोरियों को पूछना है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड ड्रॉबैक्स, और उन वीकनेसेस और ड्रॉबैक्स के ऊपर मन लगा के जी जान से काम चालू करना है, जिससे कि वो कमजोरी जिंदगी भर ना रह जाए, राइट। यस सर। तिवारी सर, if nobody has got questions we can, yeah. हाँ, जैसे मतलब फैमिली में केस वेस होता है, मतलब थाना पुलिस, तो मतलब उसमें नाम दे दिया जाता है कुछ स्टूडेंट्स का, तो वो भी मैटर करता है इसमें। देखो क्या होता है, रिकमेंड होने के बाद में पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होता है, और वो कैंडिडेट या उसके परिवार में से किसी के ऊपर अगर कोई एफआईआर है तो उसका सिलेक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब परिवार पे भी? परिवार मतलब इमीडिएट परिवार, मतलब फादर हो, भाई हो, ठीक है ना। यस। दूर के चाचा वगैरह हो तो उतना नहीं, बट इमीडिएट परिवार जो होता है, क्लोज परिवार, ठीक है ना। यस सर। तो साहिल, मेरे ख्याल से करण साहब आप सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो उससे हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपना काम करना है, और जब वैसी स्थिति अगर है तो उसके बारे में सोचना चाहिए। और क्या होता है, ये जो एफआईआर वगैरह है, एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कि वो क्रिमिनल है, राइट। तो ये कई बार एफआईआर जो है वो कट भी जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। यस सर। और कोई, क्योंकि इतना डिटेल में आप बताते हैं और इतना ज्ञान इस चीज का आपको, बाय द वे आपके जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनको पता होना चाहिए करण साहब हैज एन एकेडमी जो रन करते हैं और सिखाते हैं, ये जो चीज़ उन्होंने यहाँ सिखाई है, तो इसीलिए हम इनके बड़े कृतज्ञ हैं कि यहाँ आए वो अपना समय निकाल के। एक बात याद रखने की चीज़ है कि करण साहब हैज हिमसेल्फ सर्व्ड, ये डेकोरेटेड ऑफिसर, तो ये उस मिट्टी से बने हैं, उस मिट्टी में जिए हैं, तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जैसा आपने सुना कितना डेप्थ है, उम्र क्या होनी चाहिए, कितने क्लासेस होते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, एसएसबी का इतना डिटेल हमने आज तक नहीं सुना था, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू करण साहब। एनीबडी एल्स हैज ए कमेंट और क्वेश्चन? सर हाँ साहिल। वो पूछो साहिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, मतलब में कुछ केस हुए थे तो मतलब होता है तक चलता रहता है क्लास, वो वाला। अरे साहिल, एक चीज बताओ कि आपके इमीडिएट परिवार में कोई केस चल रहा है क्या अभी? हाँ सर, चल रहा है। किसके ऊपर चल रहा है? वो मतलब हमारे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।